अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे चैप्टर 1 का है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा विच इज़ डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन होती क्या चीज़ है, जैसे आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। डायमेंशन कहते हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर को एक्सप्रेस करना, यानी कि टू एक्सप्रेस द नेचर ऑफ एनी फिज़िकल क्वांटिटी। अगर कोई भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है और हम उसकी नेचर को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, तो ऐसे फिनोमेना को डायमेंशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए डायमेंशन हम किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो एक कोई भी फार्मूला या कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जो हमें गिवन है, हम उसमें मौजूद तमाम फार्मूलाज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जितने भी फार्मूलाज आ रहे होंगे, पहले हम उन तमाम फार्मूलाज को ओपन करेंगे। उसके बाद जब सारे फार्मूलाज ओपन हो जाते हैं तो हम उनकी यूनिट्स को सॉल्व किए करते हैं, और जब यूनिट सॉल्व हो जाती है तो इन दी एंड हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस किस में करते हैं? लेंथ, मास और टाइम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी लेट सपोज जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं या फिर मैथमेटिकल साइन होते हैं लाइक पाई, सिग्मा, एप्सिलॉन, ये सब के सब डायमेंशन लेस होते हैं। इनकी ना कोई यूनिट होती है और ना इनकी कोई डायमेंशन होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फोर्स। फोर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। अगर ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो लेंथ, मास और टाइम के फॉर्मेट में आ जाएगी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम इसके फार्मूलाज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फोर्स के फार्मूले को ओपन कर लेंगे, F = ma। अब अगर आप देखो तो फोर्स के फार्मूले में कोई और फार्मूला ओपन नहीं हो रहा। इसका मतलब पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरे स्टेप पे आएंगे, जो क्या होगा, इनकी यूनिट्स को सॉल्व करना है। अब यूनिट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? M स्टैंड फॉर मास। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? kg। और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप फर्दर देखो तो किलोग्राम, मीटर और सेकंड स्क्वायर में कोई ऐसी यूनिट नहीं है जो फर्दर सॉल्व हो रही हो। तो अब हम लास्ट स्टेप पर आएंगे, यानी हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे। किलोग्राम क्योंकि मास की यूनिट है तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे कैपिटल M से। मीटर क्योंकि लेंथ की यूनिट है तो इसे हम एक्सप्रेस कर देंगे कैपिटल L से। सेकंड क्योंकि टाइम की यूनिट है तो इसे हम एक्सप्रेस कर देंगे कैपिटल T से। अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगी? लेंथ, मास, लेंथ और ये है T² जो कि डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको नॉमिनेटर में लाता हूँ तो इसकी पावर का साइन अपोजिट हो जाएगा, और यही फोर्स की डायमेंशन आ गई। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक सी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी थी जिसके अंदर एक एक स्टेप करके फॉलो हो रहा था। ठीक है, अगर हम कोई दूसरे स्टेप को सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे लेट सपोज काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को ओपन करेंगे, जो क्या होता है 1/2 mv²। अब फर्दर इसमें कोई फार्मूला ओपन नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काइनेटिक एनर्जी = हाफ m स्टैंड फॉर मास, और मास की यूनिट क्या होगी? kg। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये जो सेकेंड है ये मीटर पे भी है और सेकेंड पे भी है, सॉरी, जो स्क्वायर है ये मीटर पे भी है और सेकेंड पे भी है, तो क्या हो जाएगा? kg m²/s²। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डायमेंशन सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटी की होती है, यानी अगर कोई मैथमेटिकल नंबर आ रहा होता है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 इज़ अ मैथमेटिकल नंबर। ये एक डायमेंशन लेस है, और कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो डायमेंशन लेस होती है वो डायमेंशन में इग्नोर हो जाती है। तो जिसके बाद ये जस्ट क्या रह जाएगा? kg m²/s²। अब अगर हम फर्दर यहाँ पे चेक करें तो इधर कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जो फर्दर सॉल्व हो रही हो, तो इसका मतलब अब हम लास्ट स्टेप पर आएंगे और इसको एक्सप्रेस कर देंगे।
एक्सप्रेस हम कैसे करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू किलोग्राम, क्योंकि मास की यूनिट है तो कैपिटल M, मीटर लेंथ की यूनिट है तो कैपिटल L, और सेकेंड टाइम की यूनिट है तो कैपिटल T। अब लीनियर बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, mL² T इनवर्स स्क्वायर। ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है काइनेटिक एनर्जी की। इसी तरीके से अगर हम फर्दर कुछ और डायमेंशंस को सॉल्व करना चाहें, जैसे लेट सपोज अगर हम यहाँ पे कोई डायमेंशन सॉल्व करते हैं लाइक वर्क डन, तो देखिए हम वर्क डन की डायमेंशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इसके फॉर्मूले को ओपन करना था, जो क्या होगा W इक्वल्स टू F.D। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब हम इसके स्टेप्स को सॉल्व करते हैं तो जितने भी फार्मूलाज, यानी अगर इसमें कोई और फार्मूला भी आ रहा होता है तो पहले हम फर्दर उसी को ओपन करते हैं। W इक्वल्स टू F.D, अगर आप इस पर ध्यान दो तो यहाँ पे फोर्स का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस फोर्स के फार्मूले को ओपन करेंगे, जो क्या होगा ma, और बाकी d यानी डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़ आ गया। अब अगर आप देखो m, a और d, इनमें कोई फार्मूला ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर याद हो तो मैं पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका था क्लास के अंदर कि फार्मूला आपको मज़ीद कैसे पता चलेगा, कि ज़्यादातर हर फार्मूले को नहीं लेकिन मैक्सिमम फार्मूलाज जो होते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो कैपिटल F आया, इसका मतलब इसका कोई ना कोई फार्मूला है, लेकिन D आ रहा था, D का कोई फार्मूला नहीं था, ये एक लेंथ थी जस्ट, ठीक है। तो कैपिटल अल्फ़ाबेट के ज़रिए भी आप ये चीज़ आसानी से चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कोई फार्मूला ओपन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा अगर आपको पहले से पता है कि F स्टैंड फॉर फोर्स, D स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो आप इजीली इनको जजमेंट कर सकते हो कि फार्मूला ओपन होगा या नहीं। अब मास, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों के तीनों स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं, इसका मतलब इनके अपने कोई फार्मूले नहीं है। तो हम इनके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, यानी हम इसकी यूनिट्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। मास की ऐसा यूनिट क्या होगी, kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। अब फर्दर अगर आप देखो, पहले हमने जो डायमेंशन सॉल्व करी थी उसमें यूनिट्स इतनी ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन इस डायमेंशन में यूनिट सॉल्व हो रही है। मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर कोई यूनिट सॉल्व नहीं हो रही, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लास्ट स्टेप पे आएंगे, यानी कि एक्सप्रेस करेंगे। आप देखो इसको एक्सप्रेस कैसे करोगे कि किलोग्राम किसकी यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट है, इसलिए हम इसको कैपिटल M से, मीटर लेंथ की यूनिट है कैपिटल L से, और सेकेंड क्योंकि टाइम की यूनिट है तो कैपिटल T से एक्सप्रेस कर देंगे। अगर हम इसको लीनियर बनाते हैं तो mL² T इनवर्स स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन आ गई। बहुत सारी डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी की ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सेम होती हैं, लाइक वर्क डन है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। लेकिन कुछ डायमेंशंस ऐसी भी होती हैं जो कि बिल्कुल ही अपोजिट भी होती हैं, ठीक है। तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन B में इसके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फर्दर कुछ इसकी ऐसा ही फर्दर अगर आप यूनिट्स को सॉल्व करना चाहो और फर्दर फार्मूलाज को, तो वो आप जितने फार्मूलाज को सॉल्व करेंगे वो इतना बेटर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 2 के स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर 2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम उस टॉपिक को पहले आज पढ़ेंगे, जो क्या है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है कि सिंपली हमने वेक्टर को ऐड करना है, लेकिन वेक्टर को ऐड तो करना है, लेकिन हमने कैसे करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए। देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल कहते हैं हम एक ऐसी शेप को जिसमें दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो इसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। अब अगर आप देखो तो आप ये वाली साइड ले लो या ये वाली साइड ले लो, तो इसमें टोटल कितने एक्सिस बन रहे हैं, दो एक्सिस बन रहे हैं। इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम जो भी वेक्टर ऐड करेंगे वो दो एक्सिस पर होगा, एक एक्स एक्सिस पर होगा और एक
वाई एक्सिस पे होगा। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफिकल डायग्राम को प्लॉट करें तो ये हमारे पास दो एक्सिस हो गए, एक हो गया एक्स एक्सिस और एक हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। पहले मैंने सपोज करा है कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर A1, जिसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी और इसका कोई ना कोई एंगल होगा जिसको मैं θ1 बोल दूँगा। ठीक है। एडिशन जब भी करी जाती है वेक्टर्स को तो कैसे करते हैं कि एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया जाता है, यानी कि पहले वेक्टर का जो हेड होगा उसके साथ उसके बाद वाले वेक्टर की टेल ज्वाइन होगी, जिसके ज़रिए ये ऐड हो जाते हैं। इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया है A2 का। अगर हम यहाँ पे कुछ लाइंस को प्लॉट करें तो ये लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और ये A1 वेक्टर की है तो ये कहलाएगी A1y, और इसी की अगर हम x एक्सिस की प्लॉटेड लाइन निकालें तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है वो क्या कहलाएगी A1x। एज इट इज़ अगर आप देखो तो ये लाइन जो A2 की है और ये x एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या कहलाएगी A2x, और एज इट इज़ ये क्या कहलाएगी A2y, and as it is this is A1y and this is A2x। और ये जो वेक्टर है A2 इसका बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा θ2। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट हमेशा कैसे निकलता है कि सबसे पहले वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल ज्वाइन होती है और आखिरी वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट के हेड को ज्वाइन कर दिया जाता है। अब इसका जो रिजल्टेंट आया है वो क्या आया होगा A1 प्लस A2, यानी हमने इन दोनों वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ द रिजल्टेंट। अब हम इस रिजल्टेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दो एक्सिस आ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस आ रहा है और एक वाई एक्सिस आ रहा है। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप पहले वेक्टर 1 के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लो दोनों को या वेक्टर 2 के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लो। अदरवाइज आप इसको एक्सिस के रिस्पेक्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। एक्सिस के रिस्पेक्ट से कैसे सॉल्व करोगे कि पहले आप एक्स एक्सिस को सॉल्व कर लो, उसके बाद आप वाई एक्सिस को सॉल्व कर लो। अगर हम कंपोनेंट की मदद से सॉल्व करते हैं तो देखें फॉर एक्स कंपोनेंट, जब मैं एक्स कंपोनेंट की मदद से सॉल्व करूँगा तो कैसे सॉल्व करूँगा कि देखो A1x, ये A1x किसके बराबर होगा, A1 cos θ1 के। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, अगर आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा जो फंक्शन यूज़ होता है वो यूज़ होता है cos, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो है θ1, तो जिसको हम क्या कर देंगे cos θ1। एज इट इज़ जो A2 होगा वो क्या हो जाएगा A2 cos θ2। अब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल x कंपोनेंट निकालूँ जो Ax कहलाएगा, वो कैसे ही निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देता हूँ। कि यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा कि दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Ax बराबर हो जाएगा A1x प्लस A2x। अब सिंपली हम क्या करते हैं, Ax इक्वल्स टू A1x की जगह इसकी पूरी वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो क्या है A1 cos θ1 प्लस एज इट इज़ आ गया। A2 की जगह पे हम क्या कर देते हैं, इसके पूरे फैक्टर को ऐड कर देते हैं, जो क्या है A2 cos θ2, ठीक है। चाहिए हमारे पास x कंपोनेंट आया है। जिस तरीके से हमने x कंपोनेंट निकाला है इसी तरीके से हम y कंपोनेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर y कंपोनेंट, अब हम y कंपोनेंट सिंपली किस तरीके से निकाल लेंगे, जैसे हमने x कंपोनेंट निकाला था। देखो A1y इक्वल्स टू A1, जब भी y एक्सिस आता है तो उसके ऊपर फंक्शन कौन सा आता है, साइन, लेकिन ये जो एंगल है कौन सा यूज़ होगा, θ1। एज इट इज़ जब हम A2y निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A2 sin θ2 करके। अब फिर वही बात कि अगर मैं टोटल AY निकालना चाहूँ, यानी ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो पूरा का पूरा AY कहलाएगा, यानी रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, तो वो कैसे आ जाएगा कि सिंपली आप इन दोनों को यानी A1y और A2y को प्लस कर लो, तो प्लस करके वो टोटल इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो एज इट इज़ हम यहाँ करेंगे AY इक्वल्स टू A1y प्लस A2y। अब सिंपल हम क्या करेंगे,
a1 y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2। ये हमारे पास y कंपोनेंट का रिजल्टेंट आ गया। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स के रिजल्टेंट को निकाला है। अब अगर मैं इस पूरे रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? फॉर रिजल्टेंट, देखिए ये अगर जस्ट मैं एक वर्बली यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ रफली, ये हो गया हमारे पास एक ay, ये हमारे पास हो गया, सॉरी ये जस्ट a हो गया, ये हमारे पास हो गया ay और ये हमारे पास हो गया एक ax। अगर आप देखो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड आ रही है 90 डिग्री की और एक एंगल आ रहा है, तीन साइड्स हो रही हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा किसकी मदद से सॉल्व होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है? जो कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, और वो क्या है? ए। तो जिसको हम किससे एक्सप्रेस कर देंगे? जस्ट ए से। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस वैल्यू पे भी स्क्वायर आ जाएगा। बेस, बेस क्या है? जहाँ पे एंगल बन रहा है, और वो क्या है? ए एक्स। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे? ए एक्स लिख के इस पर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और वो कौन सी है? ए वाई। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए वाई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखें, ये स्क्वायर हमने हटाना है। स्क्वायर हमेशा किसके ज़रिए कैंसिल होता है? जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग के ज़रिए कैंसिल होता है, ऐसे ही स्क्वायर स्क्वायर रूट के ज़रिए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखें, ए स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे हम स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान में प्लस का साइन है। देखो, a इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स। ए एक्स किसके इक्वल था? इस पूरी वैल्यू के। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा a1 cos थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2 और इसका स्क्वायर प्लस ay पूरा किसके इक्वल था? a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2। तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा a1 sin थीटा 1 प्लस a2 sin थीटा 2 और इसका होल स्क्वायर। ये हमारे पास फाइंड हो गया है रिजल्टेंट। अब एज इट इज़ हम लास्ट में क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन हमेशा किसके ज़रिए पता चलती है? डायरेक्शन हमेशा एक एंगल के ज़रिए पता चलती है, और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। अगर आप देखो तो ये जो एंगल बन रहा है, ये किस तरह से बन रहा है कि ये एक्स से बनना शुरू हो रहा है और वाई की तरफ जा रहा है। एक्स से बन के वाई की तरफ जा रहा है, तो हम इसको सिंपली कैसे, वैसे इसको सॉल्व करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका जस्ट फार्मूला लिखा जाता है कि थीटा बराबर होता है tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। बट ये बनता कैसे है? अगर आप रफली ये समझना चाहो तो मैं बता देता हूँ। देखो, बेसिकली ये जो एंगल बन रहा है, ये एक्स एक्सिस से निकल के वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू ए वाई। अच्छा, जहाँ से जिस तरफ एंगल जा रहा होता है वो नॉमिनेटर में आता है, और जहाँ से एंगल आता है वो फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है। साइन अपॉन कॉस बराबर हो जाएगा tan के ए वाई अपॉन ए एक्स। हमें जस्ट एंगल चाहिए, तो tan ए सेकेंड हैंड आएगा, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। ये हमारे पास कंप्लीट एक टॉपिक हो चुका है, जो क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ये जो एंगल हमने निकालना सीखा है, सॉरी डायरेक्शन, इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट इसके इस फॉर्मूले को लिखोगे, वर्डिंग आपके पास नोट्स में अवेलेबल है, आप जस्ट इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं।